हर्ड इम्यूनिटी का लफ्ज़ आपने मीडिया में और सोशल मीडिया पे न्यूज़ पे हर जगह काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो इसका असल मतलब क्या है मैं आपको आज बताऊंगा कि हर्ड इम्यूनिटी कहते किसे हैं। और ये जो हम इतनी बात कर रहे हैं मीडिया पे कि जी हमें इस कोरोना वायरस के मुतालिक हमें इसके ख़िलाफ़ हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करनी है, तो इसका क्या मतलब है। मैं आपको बड़ी सिंपल मिसाल से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें, ये दिखाएं जी, फ़र्ज़ करें ये काफ़ी सारी बकरियां हैं, ठीक है, ये 6 बकरियां हैं और इन्हीं बकरियों के साथ एक और बकरी भी रहती है जिसका नाम लिली है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इन 6 बकरियों को कोई बीमारी होती है, किसी बैक्टीरिया या फ़र्ज़ करें किसी वायरस की वजह से कोई बीमारी होती है और ये 6 की 6 बकरियाँ इस बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। इनका इम्यून सिस्टम, इनका जिस्म कामयाब हो जाता है, ठीक है, और इस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेता है इनका जिस्म। यानी कि अब इन बकरियों को दोबारा ये बीमारी नहीं हो सकती, ये इम्यून हो गए हैं। लेकिन लिली को कभी ये बीमारी नहीं हुई, तो लिली इम्यून नहीं है, लिली को बीमारी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि लिली सिर्फ इन्हीं लोगों के दरमियान रहती है तो लिली को भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये दोबारा बीमारी इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। बाकी सारे जो हैं, बाकी सारी बकरियां इसको बीमारी ट्रांसमिट नहीं कर सकती, तो लिली को भी बीमारी नहीं होगी, हालांकि लिली इम्यून नहीं है। ये बात समझ आई आपको? चले अब आप ये बात समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट, ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट जानवरों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन यही सारा कॉन्सेप्ट इंसानों पे भी अप्लाई होता है। अब जिस तरह फ़र्ज़ करें कि कोरोना वायरस की वबा दुनिया में फैली हुई है और हमारे मुल्क में भी फैली हुई है, तो फ़र्ज़ करें हमारे मुल्क में 70-80% जो आबादी है वो इस वायरस से इम्यून हो जाए, इस वायरस से इम्यून हो जाए। किस तरह से इम्यून हो जाए? या तो उनको ये बीमारी हो जाए और वो इससे लड़ने में कामयाब हो जाएं और इनका जिस्म इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना दे तो वो इम्यून हो जाएंगे, या फिर अगर वैक्सीन आ जाती है तो वैक्सीन दे के उन्हें इम्यून बना लिया जाए। तो 70-80% जो लोग अगर इम्यून हो जाएंगे तो बाकी जो 20 से 30% आबादी है वो इम्यून नहीं भी होगी, तब भी हर्ड इम्यूनिटी की वजह से वो बीमारी से काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे। तो पूरी दुनिया में हर मुल्क का यही गोल है कि हर्ड इम्यूनिटी जनरेट की जाए जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन से अगर जनरेट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीमारी सबको करवा के हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करना बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है। ख़तरनाक इस तरह से हो सकता है कि आपको पता है ये बीमारी ख़तरनाक भी है, इससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों में ये बहुत सीवियर सिम्टम्स पैदा करती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो अगर सबको बीमारी करवा के हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करेंगे तो बहुत सारे लोग से मर जाएंगे, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो अब करना क्या चाहिए, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए, जो सारी प्रिकॉशंस आपको बताई जा रही हैं वो सारी ली जाएं, तो उससे बीमारी नहीं होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी वैक्सीन आ जाएगी, तो फिर उससे हम हर्ड इम्यूनिटी जनरेट कर लेंगे। या वैक्सीन अगर थोड़ी लेट भी हो जाती है तो हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ मौजूद होंगी कि जिनको देंगे मरीज़ों को दे के वो बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हो जाएंगे, जो मरने वाले लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम कर दी जाएगी। अब हर्ड इम्यूनिटी अगर ये सारा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारा कुछ नहीं होता, ठीक है, वैक्सीन नहीं आती, तो भी हमें हर्ड इम्यूनिटी जनरेट करनी है, लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद। यानी कि ये नहीं कि एक ही दफ़ा सबको बीमारी करवा के हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं करनी। उसकी क्या वजह? अगर फ़र्ज़ करें एक ही दफ़ा बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो उससे क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि हमारे हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हो जाएंगे, हमारे डॉक्टरों को खुदा ना खास्ता ये बीमारी बहुत सारे डॉक्टरों को हो जाएगी, तो हमें इलाज करने के लिए डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे और हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं होगी, हॉस्पिटल ओवरबर्डनाइज हो जाएंगी।
ठीक है। तो उससे जहाँ डेथ रेट इसका पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें 2-3% है, तो खुदा ना खास्ता इसका डेथ रेट 8 से 10% या इससे भी बढ़ सकता है अगर हॉस्पिटल्स में जगह ही ना मिली तो हमें क्या करना है, जो सारे ये बात कर रहे हैं मीडिया पे कि कर्व फ्लैटन करनी है, तो यानी कि अब देखें अगर इसका ग्राफ बनाएं तो एक ही दफ़ा ऐसे सबको हो जाए, ठीक है, तो ये हॉस्पिटल की कैपेसिटी इतने लोगों की है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ पीपल हैं या नंबर ऑफ़ पेशेंट है, इतने लोगों की कैपेसिटी है, तो इतने सारे लोगों को एक ही दफ़ा हो के ठीक होगी, तो ये जो ऊपर वाले सारे लोग हैं ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको तो जगह ही नहीं मिलेगी हॉस्पिटल्स में, जिनकी वजह से इन लोगों की डेथ्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी और फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको ब्रॉडन करें, फ्लैटन करें, कि आहिस्ता आहिस्ता करके अगर हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत सारे लोगों को हो जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो, आहिस्ता आहिस्ता इन सब को हो और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग ठीक हो जाएं, ठीक है, और कम से कम लोगों की डेथ हो, ताकि हर्ड इम्यूनिटी इस तरह से जनरेट हो कि बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ ना देनी पड़े हमें, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई यहाँ तक। तो अब ये बात करते हैं दूसरी बात एक और, ये कर्व फ्लैटन करने का सारा कॉन्सेप्ट कि आहिस्ता आहिस्ता सबको, इसकी एक और वजह भी है। इसकी वजह ये है कि हो सकता है विद टाइम वायरस म्यूटेट करके बड़ा ही कमज़ोर हो जाए, नंबर 1 बड़ा ही कमज़ोर हो जाए, तो बहुत सारे लोगों को ये बीमारी, सख्त किस्म की बीमारी नहीं फैलाएगा, ठीक है, और इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी लेकिन बीमारी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं फैलाएगा। दूसरी बात ये, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी दवाइयाँ इसके ख़िलाफ़ हमारे पास आ जाएंगी जो हमें लड़ने में मदद करेंगी। तीसरी बात ये है कि हो सकता है इंशाल्लाह वैक्सीन भी इसके ख़िलाफ़ आ जाए, जिससे बहुत सारे लोग बच जाएंगे इस बीमारी से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात होगी। अब हम एक और मौजू के बारे में बात करना चाहते हैं। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर एजाज़ कोरोना वायरस से बचना मुमकिन नहीं है, हम बाहर जाते हैं कहीं पे, बहुत मजबूरी के तहत बाहर जाते हैं, भले मास्क लगाया है, सारा कुछ किया है, घर का सामान लेना है जी, तो उसके बाद मतलब आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते उसके चांसेस को कि ये सारी चीज़ों से आप टच हो रहे हैं, तो वायरस तो फिर भी लग सकता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, 100% तो बचना वायरस से नामुमकिन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि 100% ये काम कर लो तो आप सेफ़ रहेंगे। आप घर में भी बैठे हैं तो कहीं हवा से कोई इसका वायरस का एक आध जो है पार्टिकल तो आ ही सकता है ना, तो 100% तो इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जी हम बस खुलेआम बाज़ारों में घूमना फिरना शुरू कर दें, ज़िंदगी इंजॉय करें, जैसा कि मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इस बारे में, हमारी अदलिया ने, गवर्नमेंट ने सारा कुछ लॉकडाउन वगैरह ख़त्म कर दिया है, तो क्या मतलब है कि हम अब घूमना फिरना शुरू कर दें कि जिससे बचना मुमकिन ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक बताता हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फेक्टिव डोज का। इन्फेक्टिव डोज का मतलब ये है कि कोई बैक्टीरिया या वायरस, उसके कितने पार्टिकल या उसकी कितनी अमाउंट आपके जिस्म में दाखिल हो तब आपको बीमारी होगी, ठीक है। तो इन्फेक्टिव डोज का कॉन्सेप्ट होता है अगर वायरस के बहुत कम पार्टिकल आपकी बॉडी में चले जाते हैं, आपके लंग्स में खुदा ना खास्ता दाखिल हो जाते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको शायद बीमारी ना हो, बहुत कम पार्टिकल से शायद आपको बीमारी ना हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल चले जाते हैं तो ना सिर्फ आपको बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बल्कि ये भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो आपको बीमारी होगी वो शायद बड़ी स्वेयर फॉर्म में हो, उसकी ख़तरनाक फॉर्म हो। अगर एक आध पार्टिकल चला गया तो शायद उससे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है वो एक आध पार्टिकल आप उसके जो एस रिसेप्टर हैं, ACE2 रिसेप्टर लंग्स में, वो उससे अटैच ही ना कर पाए, गिर जाए इधर उधर और इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म कर दे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रोटेक्शन आप सारी लें, प्रिकॉशंस लें और एक्सपोजर मिनिमम रखें।
जितना हो सकता है बचें। बिल्कुल ठीक है, 100% बचना मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है उतना तो बचे ना, मैक्सिमम कोशिश करें बचने की इससे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात एक और जो मैंने नोट की है वो ये कि जी बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ये बिल गेट्स की साजिश है, कुछ कहते हैं जी ये अपना क्या नाम है इसराइल की साजिश है, कोई कहता है अमेरिका की साजिश है, जी अमेरिका ने वायरस बनाया है, कोई कहता है चाइना ने बनाया है। अब पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि वायरस बज़ाहिर एक बड़ी छोटी सी चीज़ लगती, सिंपल सी चीज़ लगती है, लेकिन वायरस को बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है। वायरस को बनाया नहीं जा सकता। हाँ, जो बात है मानने वाली ये कि वो वायरस में जीन्स अपनी मर्ज़ी के इंसर्ट करके उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है, इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो वायरस को इस तरह बनाया नहीं जा सकता। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी लैब में बना दिया गया है, उसके बाद रिलीज़ कर दिया गया है, तो फ़र्ज़ करें मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि जी जानबूझ के लीक किया गया या एक्सीडेंटली लैब से लीक हो गया है, ऑल्दो इसकी कोई एविडेंसेस नहीं है, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि ये टोटली नेचुरल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा इन रिसर्चेस के। लेकिन चलें फ़र्ज़ करें आपकी बात मान लेते हैं कि ये कोई साजिश है या लैब में बनाया गया या व्हाटएवर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें आसमान से कुछ आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बारूद गिरना शुरू हो जाता है आसमान से। तो अब आपको क्या करना है? अब आपने उस बारूद से बचना है या आप वहाँ बारूद के अंदर नीचे खड़े होकर सोचना शुरू कर देंगे कि ये जी नेचुरल कुदरती आफत है या कोई अमेरिका ने ऊपर से फेंका है या चाइना ने फेंका है या जिसने भी फेंका है। तो अभी तो आपका मेन जो मकसद है वो इस चीज़ से बचना है। घर में बैठे अभी प्रिवेंशन लें, प्रिकॉशंस लें। अभी आप ये नहीं करेंगे कि जी अभी आप सड़क पे खड़े हो जाएं और आप ढूंढने बैठते हैं कि आपको वहाँ से आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा कि वो किसने बनाया या किसकी साजिश है या कुदरती आफत है या जो भी है, वो एक बाद की बात है। बहरहाल एविडेंस इसके कॉन्ट्रेरी है, ये नेचुरल वायरस ही लगता है। बहरहाल ये एक अलग बहस है, इसमें ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ी कोई आम सी बीमारी है, कोई नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू की तरह है, कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है। तो भाई मेरी बात सुने, सबसे पहले तो ये कि ऐसा नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, जिसमें हमारे कुछ डॉक्टर्स हजरात भी हैं। एक आर्मी ऑफिसर का मैं देख रहा था। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी इससे डेथ हो चुकी है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये जो आपकी मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ इससे बूढ़े लोग ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। इससे यंग लोग, हेल्दी लोग भी इसका शिकार होके मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो ये सोच सरासर गलत है कि ये बीमारी ख़तरनाक नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। अब चलें, फ़र्ज़ करें ये बात तो ठीक है कि यंग लोगों में इतना ज़्यादा इसकी रेशो नहीं है डेथ की एज़ कम्पेयर टू बूढ़े लोग या जो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। आप हर घर में देखेंगे तो एक आध शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ आपको लाजमी मिलेगा। तो ये उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वैसे तो आम लोगों के लिए भी है, हेल्दी लोगों के लिए भी है, यंग लोगों के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आप यंग हैं, हेल्दी हैं और आप एहतियात नहीं करते, खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी हो जाती है और आप इससे अल्लाह के फ़ज़ल से बच भी जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान आप अपने घर वालों को इन्फेक्ट कर सकते हैं इस बीमारी से। आपके बूढ़े वालिदैन हैं, आप उनको खुदा न खास्ता हो सकता है किसी को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, अगर उनको आपने कर दिया तो मे बी आपको कुछ ना हो, उनके लिए वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसलिए कम से कम आप अगर अपनी जान का फ़िक्र नहीं करते तो कम से कम बाकियों का तो ख्याल करें, जो आपके साथ लोग हैं उनका ख्याल करें। ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखी और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों में, सबसे ये वीडियो शेयर करें।